जय हिंद साथियों। कक्षा 12 के इतिहास के दूसरे अध्याय में आपका स्वागत है, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। ये इस अध्याय का अंतिम हम वीडियो आज बना रहे हैं। इसमें हम नेक्स्ट जो अंतिम पार्ट है इस चैप्टर का उसको करेंगे, और साथ साथ जो अन्य जानकारी है एक्स्ट्रा जो आपको बुक में नहीं दिया है, परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, वो भी हम साथ साथ करने का प्रयास करेंगे। आओ शुरू करते हैं। 6 नंबर दिया हुआ है इसमें, नगर और व्यापार। नए नगर। आइए उन नगरों की बात करें जिनका विकास 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों में हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र जिसमें आज हमारा पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत शामिल है। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, ये दूसरा नगरीकरण हम पढ़ रहे हैं 600 ईस्वी पूर्व। और पहला नगरीकरण हड़प्पा काल का जो आपने पहले अध्याय में पढ़ा था 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व, वो पहला नगरीकरण था। हमने पहले की वीडियो में भी इस पर चर्चा की थी काफ़ी विस्तार से। और ये दूसरा जो नगरीकरण है हमारा 600 ईस्वी पूर्व से माना गया है, जिसमें बड़े बड़े नगरों का अस्तित्व सामने आया। जैसा कि हमने पढ़ा कि इसमें अधिकांश जो नगर थे महाजनपदों की राजधानियाँ थे। जो बड़े नगर थे वो सारे महाजनपद, जो हमने पढ़े थे 16 महाजनपद, उनकी जो राजधानियाँ थी वो थे। प्राय सभी जो नगर थे संचार मार्गों के किनारे बसे हुए थे। संचार मार्ग जहाँ से यातायात, आने जाने, कम्युनिकेशन, देश दुनिया के साथ संपर्क था। जैसे पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्ग के किनारे थे, बसे हुए थे। पाटलिपुत्र जो उस समय का मुख्य नगर था, मगध की राजधानी, नदी मार्ग पर बसा हुआ था। उज्जैनी जो अन्य नगर था वो भूतल मार्गों के किनारे था। उज्जैनी, अभी हम मैप में भी इन स्थानों को हम देखने का प्रयास करेंगे। उज्जैनी मध्य प्रदेश में ये जमीन से जुड़े स्थल मार्ग जो थे देश दुनिया के साथ जुड़े हुए, उन्हें महत्वपूर्ण होता था। इसके अलावा पुहार एक समुद्र तटीय नगर था। पुहार, इसको भी हम अभी देखते हैं, जहाँ से समुद्री मार्ग प्रारंभ हुए, यानी कि देश दुनिया के साथ व्यापार। मथुरा जैसे अन्य शहर व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के जीवंत केंद्र थे। ये जो 4 स्थान हमने पढ़े, इनको अभी हम एक बार मैप में देख लेते हैं। देखिए इस मैप में सबसे पहले हमने पाटलिपुत्र के बारे में पढ़ा, जो नदी मार्ग से जुड़ा हुआ था, ये पाटलिपुत्र। दूसरा स्थान आपने इसमें उज्जैन के बारे में पढ़ा, उज्जैन मध्य प्रदेश में, जो नदी मार्ग नहीं बल्कि स्थल मार्ग से देश दुनिया के साथ जुड़ा हुआ था। तीसरा स्थान आपने मथुरा पढ़ा, ये मथुरा उत्तर प्रदेश में है। ये पाटलिपुत्र बिहार में, मथुरा उत्तर प्रदेश में, जो व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र भी था। और फोर्थ जो था हमारा पुहार था, दक्षिणी भारत में, जो तमिलनाडु के अंदर पुहार, जहाँ चोल जो शासक थे उन्होंने शासन किया। चोल जो शासक थे, यहाँ के मुख्य राजा थे, इन्होंने इस पुहार को अपनी राजधानी बाद में बनाया था। पुहार को आज हम कावेरी पत्तनम के नाम से भी जानते हैं, नोट करें, कावेरी पत्तनम। कावेरी पत्तनम के नाम से भी हम पुहार को आज जानते हैं। इनमें सबसे जो प्रसिद्ध राजा था चोल वंश का, उसका नाम था कारिकल। कारिकल का अर्थ होता है जले हुए पैर वाला व्यक्ति। जले हुए पैर वाला व्यक्ति कारिकल का अर्थ होता है। इसमें कहानी ऐसी बताई जाती है कि जो बचपन में जो कारिकल था उसको शत्रुओं ने बंदी बना लिया था, और उस बंदी स्थान पर बाद में उन्होंने आग लगा दी। चारों तरफ आग की लपटों को देखकर अपने बचाव के लिए कारिकल वहाँ से भागने का प्रयास करता है, तो उसका पाँव जल जाता है। इसी वजह से कारिकल को जले हुए पैर वाला कहा गया, ये उसका अर्थ मान लिया गया। दूसरा अर्थ इसका एक कली का काल भी माना जाता है, या शत्रुओं के हाथियों का काल, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट, पहले से देख लेते हैं पाटलिपुत्र का इतिहास। पाटलिपुत्र के बारे में क्या है? प्रत्येक नगर का अपने एक इतिहास होता है। उदाहरण के तौर पर पाटलिपुत्र का विकास पाटलिग्राम नामक एक गांव से हुआ, यानी कि जो आरंभ में एक गांव था जिसका नाम था पाटलिग्राम, उसे पाटलिपुत्र कहा गया। 5वीं सदी ईस्वी पूर्व मगध के शासकों ने इसे अपनी
राजधानी राजगाह या राजगृह से हटाकर इसे बस्ती में लाने का निर्णय किया और इसका नाम बदल दिया। चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व आते आते मौर्य साम्राज्य की राजधानी और एशिया के सबसे बड़े नगरों में शामिल हो गया था। कौन? पाटलिपुत्र। बाद में इसका महत्व कम होता गया जब चीनी यात्री स्वेन त्वांग सातवीं सदी ईस्वी में जब स्वेन त्वांग, जिसको ह्यूनसांग भी कहा गया, भारत आया तो उसे यह नगर एक खंडर में बदला मिला। इस समय यहाँ की जनसंख्या भी बहुत कम थी। जैसे चीनी यात्री स्वेन त्वांग जिसको कहा गया, इसे ह्यूनसांग भी आप कई जगह पढ़ते हैं, अलग अलग नाम इनके मिलते हैं। ह्यूनसांग, जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया? ह्यूनसांग को। या जो नाम अभी आपने पढ़ा स्वेन त्वांग, ये 7वीं सदी में आया। उस समय भारत में हर्षवर्धन का समय था। उत्तर में 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक ये भारत के राजा रहे, कन्नौज के हर्षवर्धन। तो उनके समय में ह्यूनसांग या स्वेन त्वांग जो है 7वीं सदी में भारत आया था, हर्षवर्धन के समय में, जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा गया। इससे पहले जो प्रथम चीनी यात्री था वो फाहियान था, जो भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। वह 405 से 411 ईस्वी तक भारत में रहा। 405 से 411 ईस्वी तक जो फाहियान चीनी यात्री था प्रथम, वो भारत में रहा। नोट करें इसे। फो को की जो पुस्तक है उन्होंने लिखी, इसमें भारत का अपनी आंखों देखा हाल उसने लिखा। इसे गुप्त काल का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। नेक्स्ट है नगरीय जनसंख्या, संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार। हमने पढ़ा कि शासक वर्ग और राजा किलेबंद नगरों में रहते थे, राजा वर्ग और जो राजा थे। यद्यपि इनमें से अधिकांश स्थलों पर व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं हुआ। उन स्थानों की पूरी तरह से खुदाई नहीं हो पाई, क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में लोग रह रहे, आवास हैं आज भी किसी के वो। हड़प्पा शहरों से भिन्न, हड़प्पा शहर हालांकि इस प्रकार नहीं थे, वो खाली थे, निर्जन स्थान थे आज। फिर भी वहाँ से विभिन्न प्रकार के पुरावशेष प्राप्त हुए, उन स्थानों से काफ़ी कुछ मिला हमें। इनमें उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे थालियाँ प्राप्त हुई, जिन पर चमकदार कलई चढ़ी हुई थी, यानी कि उनके ऊपर कोई चमकदार परत चढ़ी हुई थी, जिसे उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा गया, जिसको हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था, NPPW आपने पढ़ा था। इसका संभवतः उपयोग अमीर लोगों द्वारा किया जाता था। इनको उत्तरी काले जो पॉलिश्ड मृदबांड, पीछे हमने पढ़ा था इसके बारे में पिछले अध्याय में, ये वही उसी प्रकार का शब्द है यहाँ। इसका उपयोग अमीर लोग किया करते थे। साथ ही सोने, चांदी, कांस्य, तांबे, हाथी दांत, शीशे जैसे तरह तरह के जो पदार्थ हैं, उनके गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप, पक्की मिट्टी आदि मिले हैं। ये सारी चीज़ें हमें वहाँ से प्राप्त हुई हैं। द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व आते आते कई नगरों में छोटे छोटे दानात्मक अभिलेख भी प्राप्त हुए। दान देने के जो अभिलेख है, जैसे हमने अभी पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था प्रभावती का, जो एक दान देने का एक जो अभिलेख था इस प्रकार का, इसमें दान के नाम के साथ साथ प्राय उनके व्यवसाय का, उनके काम धंधों का भी उल्लेख होता था। इनमें नगरों में रहने वाले धोबी, पहले प्रतिमा देख लेते हैं। एक प्रतिमा है ये, जो प्राकृत भाषा में लिखी हुई है। इस पे प्रतिमा में क्या दिया हुआ है? मथुरा से एक मूर्ति का भाग है ये। इस पर प्राकृत भाषा में अभिलेख है, जिसमें कहा गया कि एक स्वर्णकार धर्मक की पत्नी नागपिया ने इसे अपने धार्मिक स्थल में स्थापित किया। ये इस प्रकार की मथुरा से प्राप्त हुई है। धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहकार, धार्मिक गुरु, व्यापारी, राजाओं के बारे में विवरण लिखे मिलते हैं। ये हमने अच्छे से समझा पहले। कभी कभी उत्पादकों, जो पैदा करने वाले चीज़ थे, वस्तुओं को बनाने वाले, और व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख मिलता है, जिन्हें श्रेणी कहा गया। श्रेणी किसे कहा गया? उत्पादक और व्यापारी जो हैं, उनके संघ को श्रेणी कहा गया। इसको नोट करें। ये श्रेणियाँ संभवतः सबसे पहले कच्चे माल को खरीदती थी, कच्चा माल खरीदती थी, उसके बाद सामान तैयार करके उसको बाजार में बेच देती थी। यह संभव है कि शिल्पकारों ने
नगर में रहने वाले संभ्रांत अमीर लोगों की मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लोहे के उपकरणों का प्रयोग किया हो। ये बिल्कुल उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही उपमहाद्वीप में नदी मार्ग और भूमार्गों से व्यापार होता था। इनका जाल बिछा हुआ था, कई दिशाओं में फैला हुआ था। मध्य एशिया के बारे में हमने पिछले वीडियो में बिल्कुल विस्तार से पढ़ा था। कौन कौन से देश पड़े थे वो आप एक बार बताएं, लिखें। उनसे उससे भी आगे भूमार्ग थे। मध्य एशिया और उससे आगे भी ज़मीन से, सड़क से, यानी कि सड़क स्थल मार्ग से व्यापार होता था। समुद्र तट पर बने कई बंदरगाहों से भी व्यापार होता था। ये दानात्मक अभिलेख को व्यक्त किया है कि धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान, ब्राह्मणों और धार्मिक जो संस्थाएं हैं उनको जो दान दिया गया। जलमार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया तक फैल गया था और बंगाल की खाड़ी से यह चीन और दक्षिण पूर्व एशिया पर फैला हुआ था। मैप को, भारत के साथ एक मैप को जोड़कर आप देखें कि जो अरब सागर है, जो भारत के पश्चिम में अरब सागर है, वहाँ से अफ्रीका और पश्चिम एशिया तक जलमार्ग फैला हुआ था। दूसरी तरफ पूर्व में बंगाल की खाड़ी से जो मार्ग था चीन और दक्षिण पूर्व के एशियाई जो हमारे देश हैं उनके साथ फैला हुआ था। शासकों ने प्राय इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की। ये जो रास्ते थे, स्थल मार्ग के भी और जल मार्ग के भी, इन दोनों के ऊपर जो राजा थे वो अपना अधिकार करना चाहते थे। यात्रियों को वो क्या करते थे, व्यापारियों को सुरक्षा की गारंटी देते थे, उसके बदले में उनसे धन लेते थे। जैसे चीनी सिल्क रूट जो है, रेशम मार्ग भी आपने पढ़ा, आप जानते हैं उसके बारे में। उस पर भी नियंत्रण प्रत्येक राजा चाहता था कि हो। इसी प्रकार एक होड़ लगी रहती थी राजाओं में इन मार्गों पर नियंत्रण करने की। इससे उनकी शक्ति बढ़ती थी, राजस्व बढ़ता था। इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों से में पैदल फेरी वाले व्यापारी, बैलगाड़ी, घोड़े, खच्चर, जानवरों के दल के व्यापारी होते थे सभी। साथ ही समुद्री मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे, जो खतरनाक तो थी लेकिन बड़ी लाभदायक होती थी। समुद्री मार्ग तमिल भाषा में मुस्थुवन और प्राकृत भाषा में सथुआ और सेठी नाम जो प्रसिद्ध हैं, वो बड़े सफल व्यापारी माने जाते हैं। नमक, अनाज, कपड़ा, धातु, उनसे निर्मित जो चीज़ें हैं, उत्पाद, लकड़ी, जड़ी बूटी, अनेक प्रकार का जो सामान था एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो पहुंचाते थे। और रोमन साम्राज्य, यानी कि जिसे आज इटली कहा जाता है, एक विस्तृत साम्राज्य होता था उस समय। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च, मसालों, कपड़े, जड़ी बूटियों की भारी मांग होती थी। इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के माध्यम से भूमध्य क्षेत्र से होते हुए पश्चिम के देश रोमन साम्राज्य में पहुंचाया जाता था। इसे देखिए, मालाबार तट या आधुनिक केरल, केरल के साथ जो समुद्री तटीय इलाका है उसे मालाबार तट कहा जाता है। यह एक यूनानी समुद्री यात्री जिसका नाम अज्ञात है, नाम नहीं पता इसका, एक अज्ञात यात्री है। उसकी रचना है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी का एक अंश है जो प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। यानी कि यह जो रचना है वो 80 ईस्वी से 115 ईस्वी के बीच में है। जो रोम को निर्यात होने वाली चीज़ें थी उनका वर्णन इसमें दिया गया है। 80 से 115 ईस्वी के मध्य में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा लिखी गई है, यूनानी जो यात्री था। इसमें क्या है, भारी मात्रा में जो काली मिर्च, दालचीनी, दाल या चीनी, अलग अलग नहीं, दाल नहीं, दालचीनी खरीदने के लिए ये सारी जो मसाले हैं जिनको आप घर में इस्तेमाल करते हैं, बाजार वाले नगरों में विदेशी व्यापारी जहाज़ भेजते थे। एक तो यहाँ भारी मात्रा में सिक्के, पुखराज, सुरमा, मूंगे, कच्चे शीशे, तांबे, टिन, शीशे का आयात किया जाता। इन बाज़ारों के आसपास भारी मात्रा में उत्पन्न काली मिर्च का निर्यात किया जाता है। इसके अलावा उच्च कोटि के मोती, हाथीदांत, रेशमी वस्त्र, पारसी पत्थर, हीरे, काले नग, कछुए की खोपड़ी आदि भारी मात्रा में आयात होता है। तमिलनाडु के कोडुमनाल में बहुमूल्य और कम मूल्यवान पत्थरों से बनाए जाने वाले मूंगों के उद्योगों के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। यह संभव है कि पेरिप्लस में वर्णित पत्थरों को इन्हीं तटवर्ती बंदरगाहों तक स्थानीय व्यापारी लाते होंगे। अब इसमें थोड़ा सा और देखिए कि जैसे इसमें कोई पुखराज आपने पढ़ा, कुछ शब्द हैं ऐसे
जैसे ये पुखराज सिक्के आप परिचित हैं। पुखराज एक बहुमूल्य रत्न है, जैसे आप अंगूठियाँ कुछ इनमें बनाने में कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, पहनते हैं। दूसरा सुरमा जो है, जिसको आप आँखों में इस्तेमाल करते हैं, सुरमा काजल। हालाँकि ये जो सुरमा काजल आज वाला काजल या सुरमा नहीं है, ये कोई अलग होता था, क्योंकि इसमें आज जो आप इस्तेमाल करते हैं इसमें शीशे की मात्रा होती है, जो शायद आँखों के लिए डॉक्टर जिसको मना करते हैं, अच्छा नहीं होता। ये कोई साइंस में अगर हम इसको पढ़े, एसबी या 51 नंबर कोई साइंस में इसका माना जाता है। मूंगे, मूंगे जो एक समुद्री जीव होता है, जो शायद ही आपको पेड़ पौधों की तरह समुद्र में दिखाई देता है। ये इकट्ठे होते रहते हैं, एक पौधों की तरह दिखाई देते हैं। इसी प्रकार की ये जो चीज़ें हैं, ये आयात और निर्यात जो है, इस व्यक्ति ने पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में इसका वर्णन दिया हुआ है। पेरिप्लस एक यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समुद्री यात्रा। एरिथ्रियन यूनानी भाषा में लाल सागर को कहते हैं। हालांकि आज इसका कई रूपों में कई सागर समुद्रों के लिए इसका प्रयोग होता है, लेकिन उस समय से जो लाल सागर के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट देखिए, सिक्के और राजा। व्यापार के लिए सिक्के का प्रचलन विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया। पहले हमने पढ़ा था कि वस्तुओं के आदान प्रदान से वस्तुओं का अदला बदली होती थी। एक चीज़ किसी के पास है, दूसरी किसी के पास है, तो उन्होंने आपस में वस्तुओं को बदल लिया। लेकिन अब सिक्के जो प्रचलन में आए, उससे जो व्यापार था वो आसान हो गया। चांदी और तांबे के जो आहत सिक्के थे, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में सबसे पहले ढाले गए थे। आहत सिक्के के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आगे आएगा इसमें। आहत सिक्के एक ठप्पा लगाकर पंचमार्क सिक्के दबाकर उसके ऊपर कुछ चिन्ह आकृतियां बनाई जाती थी, जिन्हें आहत सिक्के कहा गया। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले ढाले गए, बनाए गए पूरे उपमहाद्वीप में खुदाई के दौरान इस प्रकार के सिक्के मिले हैं। मुद्रा शास्त्री, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, जो मुद्राओं का अध्ययन करते हैं सिक्कों का, में इनका अन्य सिक्कों का अध्ययन करके उनके वाणिज्यिक प्रयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे इनका प्रयोग होता था। आहत सिक्के पर बने प्रतीक को उन विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीकों से मिलाकर पहचान की कोशिश की गई, तो पता चला कि इन सिक्कों को किन राजाओं ने जारी किया गया। जब उन सिक्कों का अध्ययन किया गया तो पता चला कि इन सिक्कों को किसने जारी किया, किसने उनको निर्माण करवाया। यह संभव है कि व्यापारी, धनपति और नागरिकों ने इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए हों। राजाओं के साथ साथ जो अमीर व्यापारी, धन्नासेठ व्यक्ति थे, उन लोगों ने भी शायद इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए हों। शासकों की जो प्रतिमा थी राजाओं की, उनके नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे, जिन्होंने द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में, यानी कि दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग पर नियंत्रण के समय इन्होंने जारी किए थे। यानी कि उत्तर पश्चिमी जो हमारा भारत का पश्चिमी भाग है, पाकिस्तान का इलाका है, भारत का पश्चिमी इलाका है उत्तर पश्चिमी, उस इलाके पर जब इन हिंद यूनानी, शक यूनान जो लोग थे, उन्होंने भारत पर अधिकार किया उस समय। हालांकि सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने जारी किया। हमने पहले भी इसको पढ़ा था। जो विम कैडफिसिस प्रथम थे, जो प्रथम कुषाण शासक थे, उन्होंने इनका सबसे पहले प्रचलन किया था। विम कैडफिसिस प्रथम सोने के जो सिक्के थे, पिछले वीडियो में हमने किया था इसको। इनके आकार और वजन तत्कालीन रोमन जो सम्राट तथा ईरान के जो पर्शियन शासक थे, उनके सिक्कों के समान थे। जैसे ईरान के पर्शियन शासक और जो रोमन के जो राजा होते थे, उनके जो सिक्के थे, उन्हीं से ये मिलते जुलते थे, क्योंकि उन्हीं से इलाकों से ये कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। उत्तर और मध्य भारत के कई पूरा पुराने स्थानों पर ऐसे सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्कों के व्यापक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। सोने के सिक्कों के व्यापक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्रा में वस्तुओं को विनिमय किया जाता था, वस्तुओं का विनिमय अदला बदली किया जाता था। इसके अलावा दक्षिणी भारत में अनेक स्थानों पर बड़ी संख्या में रोमन सिक्के भी मिले। इनसे स्पष्ट है कि व्यापार और राजनीतिक सीमाओं से बंधा हुआ नहीं था। जो व्यापार था वो राजनीतिक और व्यापार की जो सीमाएं थी, उनकी कोई भी सीमा नहीं थी।
सीमाओं से परे थे, वो एक देश से दूसरे देश तक होते थे। जैसे हमने अभी इसमें जो हमारे शासक थे, कुषाण शासक, उनके बारे में हमने पढ़ा था कि सोने के सिक्के उन्होंने चलाए। इन सिक्कों में जैसे कुछ समुद्रगुप्त के सिक्के, गुप्त शासक, जब गुप्त शासन आया तो उसमें जो समुद्रगुप्त थे उनके जो सिक्के थे उनके ऊपर अनेक देवी देवताओं के चित्र थे। गुप्तकालीन शासकों के चित्र बने हुए थे। गरुड़ और विष्णु के चित्र भी अंकित उनके ऊपर थे। समुद्रगुप्त को गरुड़ की उपाधि भी उनको दी गई। तो एक तरफ समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, दूसरी तरफ गरुड़ या विष्णु के चित्र भी उन पर अंकित हैं। तो इस प्रकार जो राजा थे उन्होंने अपने जो चित्र थे उन पर खुदवाए हुए थे। और नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि जो व्यापार की कोई सीमा नहीं थी। दक्षिणी भारत जो है रोमन साम्राज्य के अंतर्गत नहीं था। दक्षिणी का जो भारत था, दक्षिण भारत, वो रोमन साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, लेकिन व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से संबंधित था, क्योंकि वहाँ पर रोमन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। रोमन के साथ दक्षिणी भारत का समुद्री व्यापार होता था, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था, इसलिए वो समृद्ध इलाके बने हुए थे। नेक्स्ट देखिए, पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में योद्धे, प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व, योद्धे कबायली गणराज्यों ने सिक्के जारी किए। ये जो हरियाणा के जो रोहतक के, हमारे रोहतक हरियाणा के आसपास का जो इलाका है, ये उन इलाकों में इस प्रकार के सिक्के इन लोगों ने जारी किए थे। पुराविदय को योद्धे शासकों द्वारा जारी तांबे के हजारों सिक्के मिले हैं, जिन्हें योद्धाओं की व्यापार में रुचि और सहभागिता दिखाई देती है कि कितना व्यापार उनका बढ़ा हुआ था, विकसित व्यापार था। सोने के सबसे भव्य सिक्कों में से कुछ गुप्त शासकों ने जारी किए थे, जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था। इनके आरंभिक सिक्कों में प्रयुक्त सोना अति उत्तम था। जो आरंभ में सिक्के सोने के बनाए जाते थे, उनका जो सोना होता था बड़ा उच्च क्वालिटी का होता था। इन सिक्कों के माध्यम से दूसरे देशों से व्यापार विनिमय करने में आसानी होती थी। अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है? अभी तक हम अन्य बातों के अलावा अभिलेखों के अंशों के बारे में अध्ययन करते रहे हैं, लेकिन इतिहासकारों को यह कैसे ज्ञात होता है कि अभिलेखों पर क्या लिखा हुआ है, कैसे पढ़ सकते हैं? जब हम उस भाषा लिपि के बारे में परिचित नहीं हैं, तो उस के बारे में क्या लिखा हुआ है हम कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए, ये सिक्के देखिए आप, ये गुप्तकालीन सिक्के दिए हुए हैं। इसके साथ ये एक योद्धाई योधे सिक्का दिया हुआ है, जो भी हमने पंजाब, हरियाणा और रोहतक के आसपास के इलाकों में पाए। और इसी प्रकार ये आहत सिक्का दिया हुआ है। आहत सिक्का, इससे स्पष्ट है कि इन सिक्कों पर प्रतीकों को आहत करके बनाया जाता था। आहत करने का अभिप्राय ये था, ठप्पा लगाकर, दबाकर कुछ संकेत बनाए जाते थे, जिन्हें आहत या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। और ऊपर मुद्रा जो शास्त्र है उसको परिभाषित किया गया है। इसके साथ ही मुद्रा जो शास्त्र है, सिक्कों का अध्ययन को कहा जाता है। इसके साथ ही उन पर पाए जाने वाले चित्र, लिपि आदि, उनकी धातुओं का विश्लेषण और जिन संदर्भों में इन सिक्कों को पाया गया है उनका अध्ययन भी मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत आता है। यानी कि जो सिक्के हैं उनका अध्ययन, हर प्रकार से अध्ययन जो है वो मुद्रा शास्त्र कहा गया है। ये एक अभिलेख दिया हुआ है, जो सम्राट अशोक का एक अभिलेख, आप इसको देख सकते हैं कि इस पे कुछ चिन्ह बने हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इस प्रकार के जो अभिलेख हैं, सम्राट अशोक ने अलग अलग प्राकृत भाषाओं में, प्राकृत भाषा जो वहाँ की लोग, आम लोगों की बोलने वाली भाषा थी, उसमें इन जो अभिलेख हैं उनको बनवाया था। जैसे अफ़गानिस्तान में अरामैक और यूनानी लिपि में इस प्रकार के अभिलेख प्राप्त हुए। पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि में, और जो ब्राह्मी खरोष्टी लिपि में, और शेष भारत में जो है वो ब्राह्मी लिपि में इस प्रकार के
जो लेख हैं वो पाए गए। इसे एक बार नोट करें आप। अफ़गानिस्तान में अरामाइक और यूनानी लिपि में, पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि में, और शेष जो भारत है इसमें ब्राह्मी लिपि में ये जो शिलालेख थे, अभिलेख थे, वो पाए गए। अब नेक्स्ट देखिए कि इनको पढ़ने का प्रयास कैसे किया गया। ये अशोक के समय में ब्राह्मी और उसके समानार्थी कुछ देवनागरी के जो अक्षर हैं उनको दिखाया गया है कि किस प्रकार से इनको पढ़ा गया। ये इस में आप देख सकते हैं कि कै को किस प्रकार दिखाया, चै को कैसे, ये इस प्रकार इनको दिखाया गया है, उनको मिलान किया गया है देवनागरी लिपि के साथ। यानी कि जो अशोक के समय की ब्राह्मी लिपि है उसके कुछ समानार्थी मिलते जुलते जो देवनागरी के अक्षर हैं उनके साथ इनको तुलना की गई है। और ऊपर जो अभी हमने अभिलेख लिखा था उसके भी इसी प्रकार से पढ़ने का प्रयास किया गया कि ये क्या हो सकता है। हालांकि ये समय के साथ साथ बदलते रहे लेकिन प्रयास किया गया है। ब्राह्मी लिपि का अध्ययन देखिए कैसे किया, अभी हमने देखा था। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी जो लिपियां हैं उनका मूल ब्राह्मी लिपि है। भारतीय जो आधुनिक हमारी भाषाएं हैं उन सब की जो लिपि का मूल है वो ब्राह्मी लिपि से पैदा हुई है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है। 18वीं सदी से यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई जो पांडुलिपियाँ थी, पांडुलिपियाँ जो हाथ से लिखे गए ग्रंथ थे, उनका अध्ययन शुरू किया। उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नमूनों से तुलना की। जैसे अभी हमने पिक्चर में देखा था कि कैश को हम कैसे लिखते हैं, चय को कैसे लिखते हैं, इस प्रकार मिलान किया गया। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार यह अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे हैं, जबकि प्राचीनतम जो अभिलेख हैं वो वस्तुतः प्राकृत भाषा या लिपि में थे। फिर कई दशकों के बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के बाद जेम्स जो प्रिंसेप थे, उसको हमने पहले भी पढ़ा था, अशोक कालीन जो ब्रह्म लिपि का जो अर्थ था 1838 में उन्होंने निकालने का प्रयास किया। हालांकि कई जगह 1837 भी है लेकिन हम इसी को सही मानते हैं जो 1838 एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ने का प्रयास किया गया। पश्चिमोत्तर जो पश्चिम हमारा भारत है, पाकिस्तान है, में प्रयुक्त खरोष्टी लिपि मुख्य रूप से हमने अभी नोट की थी कि वो पाकिस्तान के इलाके में पढ़े जाने की एक अलग कहानी है। इस क्षेत्र में शासन करने वाले जो हिंद यूनानी जो राजा थे, लगभग द्वितीय प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 200 वर्ष पहले तक का जो समय रहा है, द्वारा बनाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने में सहायता मिली। यानी कि जो हिंद यूनानी जो शासक थे उनके जो सिक्के थे उनसे इन सिक्कों में राजाओं का नाम यूनानी और खरोष्टी में लिखे गए थे। यहाँ फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पर जो सिक्के थे उनके ऊपर दो लिपियाँ लिखी हुई थी, एक यूनानी और दूसरी खरोष्टी। तो यूनानी को पहले पढ़ा जा चुका था, तो जो यूनानी भाषा में लिखा हुआ था वही खरोष्टी में लिखा हुआ था। तो इस प्रकार उन राजाओं के नाम सिक्कों पर जो लिखे हुए थे यूनानी भाषा में पढ़े गए और उसी को खरोष्टी में फिर उनके साथ मिलान करके पढ़ा गया। यूनानी भाषा पढ़ने वाले जो यूरोपीय विद्वान थे उन्होंने अक्षरों का मेल किया। उदाहरण के तौर पर दोनों लिपियों में अपोलोडोट्स का नाम लिखने में एक ही प्रतीक हुआ। जैसे दोनों लिपियों में कोई नाम लिखा हुआ था, जैसे इन्होंने अपोलोडोट्स का दिया हुआ है यहाँ, तो उसका जो संकेत था वो दोनों लिपियों में एक ही जैसा था। अब मान लीजिए ए दिया हुआ है, ए प्रयुक्त किया गया, क्योंकि प्रिंसिप ने खरोष्टी में लिखे अभिलेखों की जो भाषा है पहचान प्राकृत के रूप में ही की थी, इसलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया था। अब नेक्स्ट देखिए अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य हमें क्या मिले। इतिहासकारों और जो अभिलेख शास्त्री हैं उनके काम करने के तरीकों से पता लगाने के लिए आइए अशोक के दो अभिलेखों को ध्यान से देखते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अभिलेख 10 में जो शासक अशोक का नाम लिखा हुआ नहीं है। जैसे अभी हम एक दूसरा उसका साक्ष्य देखते हैं, उसमें अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया गया है, जैसे देवनाम प्रिय, देवताओं का प्रिय या प्रियदर्शी।
देखने में सुंदर। अशोक का नाम अन्य अभिलेखों में मिलता है जिसमें उनकी उपाधियां भी लिखी हुई है। एक आपको साथ में अभी दिया हुआ उसको पढ़ेंगे हम। उसमें अशोक का नाम नहीं लिखा लेकिन उसकी उपाधियां लिखी है, पियदस्सी और देवनाम पिया, जिनका भी आपने अर्थ भी देखा। तो वहाँ उसको संदेह हुआ कि भाई ये क्या हो सकता है, किसके नाम हो सकते हैं, लेकिन अन्य जो दूसरे अभिलेख है वहाँ अशोक का नाम भी साथ लिखा हुआ था। उससे पता चला कि उसकी उपाधियां हैं ये। तो इन अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद अभिलेख शास्त्रियों ने यह पता लगा लिया कि उनके विषय, शैली, भाषा, पूरा लिपि विज्ञान सब में समानता है, वो एक ही हैं। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इन अभिलेखों को एक ही शासक द्वारा बनाया गया था। आपने यह भी देखा होगा कि अशोक ने अपने अभिलेखों में कहा है कि उनसे पहले के शासकों ने रिपोर्ट एकत्रित करने की कोई व्यवस्था नहीं की थी। यदि अशोक के पहले उपमहाद्वीपीय इतिहास पर विचार करें तो क्या आपको पता लगता है कि अशोक का यह वक्तव्य सही है कि उससे पहले किसी ने इस प्रकार का प्रयास नहीं किया। इतिहासकारों को बार बार अभिलेखों में लिखे जो कथन है उनका परीक्षण करना पड़ता है ताकि यह पता चल सके कि उसमें क्या लिखा हुआ है, वह सत्य है, संभव है, या फिर अतिशयोक्तिपूर्ण है, या बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है, सत्य है, या कोई ज़्यादा ही विशेष जानकारी उनके बारे में बढ़ा चढ़ा कर लिखी गई है। आपने क्या ध्यान दिया कि कुछ शब्द ब्रैकेट में भी लिखे हैं। अभिलेख शास्त्री प्राय वाक्यों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऐसा करते हैं कि किसी चीज़ को ब्रैकेट में लिख दे उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। यह बड़े ध्यान से करना पड़ता है क्योंकि इसमें लेखक का मूल अर्थ न बदल जाए, कि कहीं लिखने वाले का जो भाव है वही धूमिल हो जाए। इतिहासकारों को और भी परीक्षण करने पड़ते हैं। यदि राजा को के आदेश यातायात मार्गों के किनारे नगरों के पास प्राकृतिक पत्थरों पर उत्कीर्ण थे तो क्या वहाँ आने जाने वाले जो लोग थे वो उनको ठहर कर पढ़ते थे? अधिकांश लोग पढ़े लिखे नहीं थे। तो ये बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने उभरते हैं। अशोक के इस अभिलेख को देखें। राजा के आदेश, राजन देवनाम पियदस्सी यह कहते हैं। तो यहाँ अशोक का नाम नहीं लिखा हुआ है, ये दोनों जो है उसकी उपाधियाँ लिखी हुई है जैसे अभी हमने पढ़ा था। तो इससे ये स्पष्ट नहीं होता अगर अशोक के बारे में हमें नहीं पता कि किसका नाम है, लेकिन अन्य जो अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं उनमें इन उपाधियों के साथ अशोक का नाम भी मिला, तब ये स्पष्ट हुआ कि ये भी सम्राट अशोक ही है। अतीत में मसलों को निपटाने और नियमित रूप से सूचना एकत्रित करने की व्यवस्थाएं नहीं थी, पहले नहीं थी अशोक से पहले। लेकिन मैंने निम्नलिखित व्यवस्था की, सम्राट अशोक कह रहा है। लोगों के समाचार हम तक प्रतिवेदक संवाददाता संदेशवाहक जो होते थे, रिपोर्ट देने वाले, सदैव पहुंचाई। हमारे पास हर समाचार पहुंचे, चाहे मैं कहीं भी हूँ, खाना खा रहा हूँ, अंत्यपुर में हूँ, अंत्यपुर रानीवास, विश्राम कक्ष में हूँ, गौशाला में हूँ, या फिर पालकी में मुझे ले जाया जा रहा हो, या वाटिका में हूँ, तो मैं लोगों के विषयों का निराकरण हर स्थल पर करूँगा। ये सम्राट अशोक का अभिलेख है जिससे हमें पता चलता है कि वो अपनी जनता के प्रति कितने तत्पर थे उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए। अब नीचे दिया है अभिलेख शास्त्रियों ने जो प्रतिवेदक, आप ऊपर शब्द पढ़ा, उसका अर्थ क्या दिया? संवाददाता। आधुनिक संवाददाता की तुलना में प्रतिवेदक के दायित्व कितने भिन्न रहे होंगे, यानी कि जो रिपोर्ट देने वाले हैं जिससे हमें जानकारी मिलती है। सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद पूरी तरह से बदल चुके थे, जनता के हितैषी हो चुके थे। अब वो उनके समय में बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक के समय तीसरी जो बौद्ध सभा थी 251 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में संपन्न हुई थी। सम्राट जो अशोक था उसने दो बड़े सुंदर नगरों का भी निर्माण करवाया, श्रीनगर और ललितापट्टनम। तो इस प्रकार उन्होंने लगभग 84,000 स्तूप भी बनवाए जिसमें सांची का स्तूप विश्व प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार उनके जो कार्य हैं हमने पिछली वीडियो में भी किए थे। तो नेक्स्ट देखिए, ये दो चित्र दिए हुए हैं, इन चित्रों को आप देखिए। ये हिंद यूनानी जो शासक है मिनांडर, उसके सिक्के हैं। मिनांडर जो राजधानी उसकी शाकला थी जो सियालकोट है आज। शासनकाल उसका रहा है 165 से 145 ईस्वी पूर्व। 165 से 145 ईस्वी पूर्व जो हिंद यूनानी जो शासक थे मिनांडर,
इसके बारे में ये कहा जाता है कि इनका एक तर्क वितर्क या संवाद हुआ था। जो बौद्ध भिक्षु थे नागसेन, जिसको नागार्जुन भी कहा गया है, उनके साथ संवाद हुआ था और उनके संवाद से वो बड़े प्रभावित हुए और इन्होंने एक बौद्ध धर्म अपना लिया। किसको? किसने? मेनांडर ने, जो हिंद यूनानी शासक था। इस संवाद को उन्होंने, जो संवाद था इन दोनों का, नागार्जुन या जिसको नागसेन कहा गया, बौद्ध भिक्षु था, और मेनांडर का, इनको मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो यानी कि मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न, इस पुस्तक में इनको लिखा गया है। और नागसेन के प्रभाव में बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इस पुस्तक के कारण जो है मेनांडर अब क्या बन गया था? बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से जाना गया। इसीलिए इस पुस्तक को मिलिंद पन्हो कहा गया, मिलिंद के प्रश्न कहा गया, और वह इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। नेक्स्ट देखिए, राजा की वेदना। एक राजा की वेदना क्या थी? जब देवनाम प्रियदर्शी ने अपने शासन के 8 वर्ष पूरे किए तो उन्होंने कलिंग युद्ध, आधुनिक तटवर्ती उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। पिछले हम इसको कई अच्छे से पढ़ चुके हैं। 1.5 लाख पुरुषों को निष्कासित किया गया, 1 लाख लोग मारे गए और इससे भी ज़्यादा की मृत्यु हुई। कलिंग पर शासन स्थापित करने के बाद देवनाम प्रिय धम्म के गहन अध्ययन और धम्म के स्नेह और धम्म के उपदेश में डूब गए थे, बदल गए थे वो। यही देवनाम प्रिय के लिए कलिंग विजय का एक पश्चाताप था, एक भूल का उन्होंने अपनी जो सुधार करने का प्रयास किया। देवनाम पीएम के लिए यह बहुत वेदनादायी और निंदनीय है कि जब कोई किसी राज्य पर विजय प्राप्त करता है, पराजित राज्य का हनन होता है, तो वहाँ लोग मारे जाते हैं और निष्कासित होते हैं। अब ये जो इस प्रकार की राजा की वेदना दी गई है, ये अभिलेख जो हैं उड़ीसा में न मिलकर अन्य स्थानों पर पाया गया। शायद इस प्रकार का कोई मतभेद रहा हो, हम आगे इसमें पढ़ेंगे कि उसको इतना पश्चाताप था कि वहाँ की जनता को वो फेस करने के मतलब उनके अंदर हौसला नहीं था कि वहाँ की जनता का सामना वो कर सके, उनके साथ बात कर सकें। पाटलिपुत्र में प्रयुक्त जो प्राकृतिक उपमहाद्वीप में सभी स्थानों पर क्या लोग इन शिलालेखों को, इन भाषाओं को, लिखे हुए जो संदेश थे उनको पढ़ पाते थे, समझ पाते थे? क्या वो इतने शिक्षित थे? क्या राजा के आदेशों की पालना किया जाता था? इन प्रश्नों के उत्तर पाना बड़ा मुश्किल है। कि जो शिलालेख, अभिलेख लिखे गए थे, क्या आम जनता उनको पढ़ने में समर्थ थी? क्या सड़कों के किनारे लगे हुए थे, उनको लोग रुक कर पढ़ते थे, समझने का प्रयास करते थे? कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। इनमें से कुछ समस्याओं के प्रमाण हमें अशोक के अभिलेख में मिलते हैं, जिसकी व्याख्या प्राय अशोक की वेदना के रूप में प्रतिबिंब की जाती है, जो अभी हमने पढ़ा था। साथ ही यह युद्ध के प्रति उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन को भी दिखाता है कि उसका जो युद्ध के प्रति रुझान था वो बदल चुका था। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, यदि हम अभिलेख के शाब्दिक अर्थ से परे समझने का प्रयास करते हैं तो परिस्थिति और भी जटिल हो जाती है। यद्यपि अशोक के जो अभिलेख हैं आधुनिक उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं, अशोक के अभिलेख उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं जिस कलिंग पर उन्होंने विजय पाई थी, लेकिन उसकी वेदना को दिखाने वाला ये जो अभिलेख है ये वहाँ नहीं मिला, जैसे हमने अभी पढ़ा था। अर्थात यह अभिलेख उस क्षेत्र में नहीं है जिस पर विजय प्राप्त की गई थी। कलिंग में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है जिसको जीता था उसने। इसका हम क्या अर्थ लगाएं? क्योंकि जहाँ से उनका हृदय परिवर्तन हुआ उस स्थान पर उसका जो पश्चाताप का जो ये लेख था, अभिलेख था, ये वहाँ नहीं था, ये अन्य स्थान पर मिला। क्या राजा की नव विजय की वेदना उस क्षेत्र के लिए इतनी दर्दनाक थी कि राजा उस मुद्दे पर कुछ भी कह नहीं सका? तो ये इस प्रकार की समस्याएं थी। अभिलेख साक्ष्य की सीमा देखिए। अब आपको यह पता चल गया होगा कि अभिलेखों से प्राप्त जानकारी भी की भी सीमा होती है, एक सीमा होती है उसको। कभी कभी इसकी तकनीकी सीमा भी होती है। अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है, खोद कर उनको लिखा जाता है, जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल होता है, यानी कि उतनी गहरी खुदाई ना हो उनकी। साथ ही अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं समय के साथ, जिनसे अक्सर लुप्त हो जाते हैं। इसके अलावा अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में भी पूर्ण रूप से ज्ञान होना सदैव सरल नहीं होता।
क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान पर या समय पर अलग होते हैं और दूसरे स्थान पर वो शायद किसी और रूप में प्रयोग हों। यदि आप अभिलेख के शोध पत्रों को पढ़ें, आप पाएंगे कि विद्वान इनके पढ़ने की वैकल्पिक विधियों पर चर्चा करते रहे हैं। इनको अन्य अलग अलग तरीकों से भी समझने का प्रयास करते रहे। यद्यपि कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन सभी के अर्थ नहीं निकाले जा सके या प्रकाशित नहीं किए गए। उनके अनुवाद किए गए हैं या उनके अनुवाद किए गए हैं, कोई ऐसी संभावना पूरी तरह से नहीं हुई। इसके अतिरिक्त अनेक अभिलेख ऐसे भी रहे होंगे जो कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे, जो आज नहीं बचे, या अभिलेख उपलब्ध हैं लेकिन जो अभिलेख हमारे पास इस समय उपलब्ध हैं वह कुल अभिलेखों के अंश मात्र हैं। जो अभिलेख हमारे पास आज हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो उनकी संख्या अंश मात्र है। उससे ज़्यादा जो अभिलेख हैं वो अभी भी हम नहीं ढूंढ पाए। इसके अतिरिक्त एक और मौलिक समस्या है। यह जरूरी नहीं है कि जिसे हम आज राजनीतिक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हें अभिलेखों में भी अंकित किया गया हो, क्योंकि आज के हमारे आर्थिक राजनीतिक जो रूप हैं वो महत्वपूर्ण, जिनको हम आज मान रहे हैं, हो समय उस समय वो इतने महत्वपूर्ण नहीं हों, तो उनको जरूरी नहीं कि अभिलेखों में अंकित किया गया हो। उदाहरण के तौर पर खेती की जो दैनिक क्रियाएं हैं, रोजमर्रा की जिंदगी के सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में नहीं मिलता, क्योंकि प्राय अभिलेख बड़े और जो विशेष लोग और अवसरों का वर्णन करते हैं, यानी कि जो विशेष चीज़ें होती हैं, विशेष लोग होते हैं, उन्हीं का, उनके अवसरों का वर्णन होता है। इसके अलावा अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनवाते हैं, उन्हीं के बारे में लिखे जाते हैं। इसलिए इन अभिलेखों में व्यक्त विचारों की समीक्षा अन्य विचारों के परिप्रेक्ष्य में करनी होगी, ताकि अपने अतीत का बेहतर हमें ज्ञान हो। अर्थात राजनीतिक आर्थिक इतिहास का पूर्ण ज्ञान मात्र अभिलेख शास्त्र से नहीं मिल सकता। साथ ही इतिहासकार प्राय प्राचीन और अर्वाचीन यानी कि नवीन नवीन दोनों प्रकार के प्रमाणों पर आशंका व्यक्त करते हैं। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में, यानी कि 1800, जो आखिरी दशक है 1850 के, 1850 के बाद के जो दशक हैं, 60, 1860, 70, 80 और 20वीं सदी के प्रारंभ 1920, 30, 10 में इतिहासकार प्रमुख रूप से राजाओं के इतिहास में रुचि रखते थे। 20वीं सदी के मध्य में आर्थिक परिवर्तन, विभिन्न सामाजिक समुदायों के उदय महत्वपूर्ण विषय बन गए थे। हाल के दशकों में, दशक 10 वर्ष, ऐसे समुदायों के प्रति इतिहासकारों की रुचि बढ़ी है जो सामाजिक हाशिए पर थे, यानी कि जिन समुदायों को उस समय कोई महत्व नहीं दिया जाता था, आज उनका भी महत्व बढ़ चुका है। इससे संभवतः प्राचीन स्रोतों पर पुनर्विचार किया जाएगा और विश्लेषण की नई विधियां विकसित की जाएंगी। ये एक चित्र देखिए, कर्नाटक से प्राप्त एक ताम्रपत्र, लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी का है ये, जो ताम्र के जो पत्र हैं उनके ऊपर लिखे हुए हैं। ये काल रेखा एक चित्र देखिए, प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक विकास जो इसमें दिए हुए हैं, जैसे 600 से 500 ईस्वी पूर्व दान की रोपाई, गंगा घाटी में नगरीकरण, महाजनपद, आहत सिक्के, इनका निर्माण हुआ। तो ये चीज़ें आप सारी पढ़ चुके हैं इसमें। तो इसमें कुछ चीज़ें जो मैं देख रहा हूँ, ये आप इनको तारीखों को पढ़ें, नोट करें। और इसमें जो एक मुझे संदेह लग रहा है, जैसे जो आपकी कुछ पुस्तकें हैं उनमें शायद जो लिखा हुआ है, ये कनिष्क का जैसे राज्यारोहण दिया हुआ है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें इसको आप थोड़ा ठीक करें। इसमें कुछ पुस्तकों में यहाँ 78 ईस्वी पूर्व लिखा हुआ है, तो उसमें से पूर्व काट दें आप, ये 78 ईस्वी है। इसी प्रकार आगे सातवाहन और जो शक शासक हैं, शक शासक, इसमें भी ईस्वी पूर्व लगा हुआ है, यहाँ से भी आप ईस्वी पूर्व काट दें। आगे जितने भी आपके सारे दिए हुए हैं आगे जो डेट, इन सभी में कुछ पुस्तकें जो हैं आपकी, उनमें ईस्वी पूर्व दिया हुआ है, उनके साथ से आप इन सभी के साथ से पूर्व काट दें अगर किसी की बुक में ये पूर्व लगा हुआ है।
और ऊपर जो दिया हुआ है ये 78 ईस्वी, ठीक है। ये इसको यहाँ थोड़ा ठीक करें आप। ये कनिष्क के राज्यारोहण से ऊपर जो है लगभग 100 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक है। ये आप इसको थोड़ा ठीक करें इस कॉलम को। कुछ बुक्स में ये यहाँ गलत दिया हुआ है, इनमें दिया हुआ है ये 100 से 200 ईस्वी पूर्व तक है, लेकिन ये ठीक करें इसको आप। 100 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक है ये। 100 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक ये कॉलम आप जो पढ़ रहे हैं, पश्चिमोत्तर के शक, शासक, रोमन, सोने चांदी के सिक्के, इसको आप 100 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक करें। 200 ईस्वी तक करें। ईस्वी पूर्व जो है, पूर्व यहाँ से काट दें आप। इससे ऊपर ये सभी जो हैं वो पूर्व में है, ईस्वी पूर्व में। और इससे नीचे जो है ये यहाँ से जो है ईस्वी के साथ ईस्वी में आ गई है। इसको थोड़ा ठीक करें। इसी के साथ कुछ थोड़ा एक डाउट क्वेश्चन और भी आते हैं। जो पिछली तिथियां हैं उनको आप कृपया ठीक करें, जिनकी बुक्स में गलत हैं, दिक्कत है, तो उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, ठीक करवा सकते हैं दोबारा। देखिए, अशोक के बारे में भी कुछ इस प्रकार की जानकारी क्वेश्चन आते हैं कि जो उसको थोड़ा आप समझिए, पेन कॉपी के साथ नोट कीजिए। अशोक 273 ईस्वी पूर्व में 273 ईस्वी पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के बाद राजा बने। 273 ईस्वी पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के बाद राजा बने, परंतु सत्ता संघर्ष के कारण, क्योंकि उसका सत्ता के चाहने वाले ज़्यादा थे, सैकड़ों भाई थे उसके, उनके साथ संघर्ष था और 4 वर्ष तक संघर्ष हुआ। और 269 ईस्वी पूर्व में उनका राज्याभिषेक या राजतिलक हुआ। तो राजा बनना और राजतिलक दोनों में अंतर है। 273 ईस्वी पूर्व में वो शासक बने, राजा बने, गद्दी पर बैठे, लेकिन उनका जो राज्याभिषेक है, राजतिलक है, वो 4 साल संघर्ष चलता रहा उसका अपने भाइयों के साथ। उस संघर्ष में विजय होने के बाद 269 ईस्वी पूर्व में 269 ईस्वी पूर्व में उनका राजतिलक हुआ, राज्याभिषेक हुआ, और 231 ईस्वी पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। अब इसी प्रकार नेक्स्ट जो काल रेखा आप 2 देखिए, ये सारी चीज़ें जो है आप पढ़ने की हैं। पहला, जैसे बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन 1784 दिया है विलियम जोन्स के द्वारा, ये आप पढ़ते आए हैं। इसमें आप देखिए जो 1888 एपिग्राफिया इंडिका का प्रथम अंक है, ये त्रैमासिक एक शोध पत्रिका थी, जिसमें नए नए नवीन रिसर्च शोध प्रकाशित होते थे, पुरालेखों से संबंधित होती थी एपिग्राफिया। और जेम्स बर्गेस उन्होंने इसको प्रकाशित करवाया था। तो इसको आप समझने का प्रयास करें। तो इस पूरे चैप्टर में कुछ चीज़ें हमने और भी पढ़ी, थोड़ा सा उन पे भी एक डिस्कस कर लेते हैं। जो राष्ट्रीय महत्व की जानकारी एक और आई इसमें, कि जो सम्राट अशोक था, उसके पाषाण स्तंभों में सारनाथ का स्तंभ सबसे प्रसिद्ध है, जो उसने पाषाण स्तंभ बनवाए। इसमें परस्पर पीठ टाई 4 शेरों की आकृतियां बनी हुई हैं। हमने इसमें लेसन में एक पिक्चर देखी थी। नीचे गोलाई पर हाथी, बैल, सिंह, घोड़े की दौड़ती हुई आकृतियां बनी हुई है। इनके बीच बीच में 4 धर्म चक्कर भी बने हुए हैं गोल नीचे के पार्ट में। और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र ने इस सारनाथ के स्तंभ से के शीर्ष को जो है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार कर लिया। ये राष्ट्रीय महत्व की जानकारी। दूसरा, इसमें कुछ संवत भी हमने पढ़े। जैसे सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं विक्रमी संवत। विक्रमी संवत जो 58 ईस्वी पूर्व में शुरू मानी जाती है, इसको नोट करें। 58 ईस्वी पूर्व में मानी जाती है कि जो राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की। उसके समय में जो राहमिहिर जो खगोल शास्त्री थे, उनसे इन्होंने इसमें मदद ली। और यह जो कैलेंडर है, ये अंग्रेजी जो कैलेंडर है उससे 57 वर्ष आगे माना जाता है। कि ये 57 वर्ष, यानी कि जैसे आज 2023 है, 2023 में अगर आप 57 वर्ष जोड़ दें, क्योंकि ईसा पूर्व है ये, 57 ईस्वी पूर्व अगर हम इसको माने,
तो ईसा पूर्व 57 ईसा पूर्व में अगर हम विक्रमी संवत को माने तो 2023 प्लस 57 जो ईसा पूर्व के हैं तो 2080 जो है आज आपका कैलेंडर जो बना हुआ है उसमें विक्रमी संवत लिखा है। आप अंग्रेजी जो कैलेंडर आप देख रहे हैं उस अंग्रेजी कैलेंडर में आप देखें कि 2023 का जो आपका अंग्रेजी कैलेंडर है उस अंग्रेजी कैलेंडर में 2023 में 57 वर्ष आप जोड़ दें तो 2080 जो आज हमारा विक्रमी संवत चल रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि ये इसे नेपाल जो राष्ट्र है उसने, क्योंकि हिंदू बहुल नेपाल राष्ट्र है, उसने इसे अपनाया हुआ है। तो राजा विक्रमादित्य ने शकों पर विजय की स्मृति में इसका शायद निर्माण करवाया था, लेकिन ये कुछ संदेह के घेरे में है क्योंकि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था उसका जो समय था वो गुप्त काल में था। चंद्रगुप्त 375 से 415 ईस्वी में था और ये ईसा पूर्व में 58 ईस्वी या 57 ईस्वी पूर्व इसको कहा गया। तो ये चंद्रगुप्त ना तो चंद्रगुप्त मौर्य था ना ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इसको माना जा सकता, क्योंकि दोनों का काल अलग है। तो ये कोई और राजा विक्रमादित्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो सकता है। स्पष्ट जानकारी इसकी कम से कम मेरी समझ में तो नहीं आई, क्योंकि सन और समय के हिसाब से ये जो हमें लिख पढ़ रहे हैं ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। लेकिन इतना कन्फर्म है कि जो ये विक्रमी संवत है 57 ईस्वी पूर्व या कुछ इसको 58 ईस्वी पूर्व भी मानते हैं। तो अगर आज आप अंग्रेजी कैलेंडर को देखेंगे तो 57 2023 प्लस 57 अगर आप करेंगे तो 2080 जो है वो विक्रमी संवत आपका निकल जाएगा। दूसरा शक संवत जिसको 78 ईस्वी से माना गया है, इसमें ये माना गया है कि यह अंग्रेजी कैलेंडर से 78 साल पीछे है, यानी कि ईस्वी में है तो 78 साल बाद में शुरू हुआ। तो 2000 आज 23 है, 2023 में से अगर आप -78 कर दें 78 कर दें तो 1945 बचेगा। तो ये 1945 आज का जो 2023 है अंग्रेजी कैलेंडर उसमें शक संवत आपका 1945 है। इसको आप चेक कर सकते हैं। कैसे कि 2023 का जो हमारा आज कैलेंडर है उसमें 78 माइनस आप कर दें, क्योंकि 78 वर्ष बाद शुरू हुआ ये अंग्रेजी कैलेंडर से। तो इसमें से अगर आप 78 माइनस करेंगे तो 1945 आपका 2023 का जो वर्ष है शक संवत 1945 बनेगा। इसे 1957 में भारतीय जो राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में स्वीकार किया गया था शक संवत को। ऐसा माना जाता है कि जो सातवाहन वंश के राजा शालिवाहन उसने इसकी शुरुआत की थी, तो इसको शालिवाहन संवत के नाम से भी जाना जाता है। कुछ इसको कनिष्क के साथ जोड़ते हैं कि 78 ईस्वी में कनिष्क जैसे राजा बना था उन्होंने इसकी शुरुआत संभव है करवाई। तो नेक्स्ट इसमें और क्या है कि जो विक्रमी संवत और शक संवत है उन दोनों में 135 वर्ष का अंतर है, क्योंकि विक्रमी संवत ईसा पूर्व 58 या 57 वर्ष ईसा पूर्व है और जो शक संवत है 78 ईस्वी में है, ईसा के 78 वर्ष बाद। तो 57 प्लस 78 अगर करेंगे तो 135 वर्ष जो है दोनों के बीच में अंतर होगा, शक संवत और विक्रमी संवत के बीच में। नेक्स्ट आप गुप्त संवत भी आप इसमें पढ़ते हैं, जिसको 320 ईस्वी में जो गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम उन्होंने शुरू करवाया था। इसके साथ ही इसमें अनेक ऐसी महान भारतीय हस्तियां हुई जिन्होंने देश दुनिया में अपनी संस्कृति और भारत का नाम बुलंदियों पर पहुंचाया, जैसे ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, आर्यभट्ट जैसे महान जो गणितज्ञ थे, खगोलविद थे। उन्होंने भास्कराचार्य प्रथम गणितज्ञ थे। चरक जिन्होंने चरक संहिता, रोगनाशक दवाओं और धातु भस्मों से रोगों का इलाज करने का प्रयास किया। धन्वंतरी के बारे में आप पढ़ते हैं, आयुर्वेद के जनक माना जाता है। सुश्रुत जिसे शल्य चिकित्सक और त्वचा जो रोपण है जिसको प्लास्टिक सर्जरी आप कहते हैं उसके जनक माना जाता है। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ खगोलविद, पुस्तक आर्यभट्ट जिन्होंने लिखी थी, सूर्य, खगोल गणना, चंद्र, पृथ्वी, इनकी गणनाएं जिन्होंने की थी। और हमारा जो प्रथम आर्यभट्ट उपग्रह है, कृत्रिम उपग्रह, वो भी इन्हीं के नाम से है। तो इस पूरे चैप्टर में महान हस्तियों के बारे में हमने पढ़ा और चैप्टर के साथ समाप्ति के साथ
आप सभी का धन्यवाद। इसमें हमने बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया। कुछ कहीं कमी है तो उसको आप लिखें, नोट करवाएं, ताकि उसको नेक्स्ट वीडियो में हम दुरुस्त करने का प्रयास करें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।